तो कल हम बोले थे कि आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हम आपको दिए थे क्वेश्चन वो, और जो एक आध दो क्वेश्चन शायद पीछे का भी छूटा था, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। 85 ग्राम अमोनिया को 100 ml विलयन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 85 ग्राम क्या है, अमोनिया है, और 100 ml का हमारा विलयन है, ठीक है। और पूछ रहा है कि मोलरता क्या होगी, ठीक है। और एक चीज दिया है कि विलयन का घनत्व जो है, विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम प्रति ml है, ठीक है। सुनिए, हमसे पूछ रहा है मोलरता। पहले मोलरता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोलरता ही एक ऐसा टर्म है जिसमें नीचे विलायक आता है, ठीक है, बटे विलायक का भार। देखिए मोलरता को दिखाते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। स्मॉल एम बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को निकालने का फॉर्मूला था दिया गया भार बटे अणु भार। तो इसमें विलेय कौन है, विलयन तो है 100 ml, इसमें 85 ग्राम अमोनिया घुला हुआ है। तो जो घुला हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। मतलब अमोनिया क्या है, विलेय है। आपको न्यूमेरिकल में विलेय विलायक विलेय विलायक छाटने आना चाहिए, ठीक है। तो विलेय कितना है 85 ग्राम, तो दिया गया भार कितना है 85 ग्राम बटे विलेय का भार हो गया। अब अणु भार, तो इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, अमोनिया क्या होता है 14 और हाइड्रोजन का अणु भार होता है 3, दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17, तो 85 बटे 17। अब बोला विलायक का भार, लेकिन हमको यहाँ पे दिया है विलयन का घनत्व। देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो हमारा आएगा घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना है 1.5 ग्राम प्रति ml। आयतन कितना है 100 ml। 100 ml, ml से ml कैंसिल आउट, जो हो गया 1.5 इंटू 100, जो हो जाएगा 150 ग्राम, ठीक। लेकिन ये ध्यान दीजिए ये विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये विलयन का द्रव्यमान है, हमको चाहिए किसका, विलायक का भार। हालांकि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन हम भार को द्रव्यमान कंसीडर करके चलते हैं हमेशा, ठीक है। देखिए ये आ गया हमारा विलयन का द्रव्यमान। एक चीज इसको मिटा देंगे थोड़ा। एक चीज हमको पता है कि जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक। विलयन किन चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय एक विलायक। तो विलेय कितना है, सॉरी विलयन का द्रव्यमान कितना आया है 150, ठीक। विलेय का कितना दिया था, विलेय का दिया था हमको 85 प्लस विलायक। अब एक बात बताइए, अगर 150 ग्राम विलयन है उसमें 85 ग्राम विलेय है तो विलायक कितना बचेगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही ये बना होगा, इन दोनों को जोड़ने पे 150 आना चाहिए, है ना। तो हम 85 में कितना और लगा दें कि ये 150 बन जाएगा, ठीक है, 50 65, ठीक है। मतलब विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा 65 ग्राम, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार, जिसका भार दिया है 85, अणु भार है 17, ठीक है। विलायक का भार, विलायक का भार अभी हम निकाले हैं, ठीक है 65। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वही उसकी मोलरता होगी, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग स्वयं से किया करिए,
ठीक है, और विदाउट कैलकुलेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सॉरी जो क्वेश्चन था वो था तुल्यांकी भार पर। ठीक है, तुल्यांकी भार का क्वेश्चन था कि S3PO4 S3PO3 S3PO2 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना था। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, तुल्यांकी भार है ना। तो तुल्यांकी भार को किससे दिखाते हैं? ई से। तुल्यांकी भार का फार्मूला है अणु भार बटे में x। x उसकी संयोजकता भी हो सकती है, उसकी उसका अम्लता भी हो सकता है, उसकी क्षारकता भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको पहले ना स्ट्रक्चर देखते हैं। देखने पे तो लग रहा है कि इसमें से 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको सही चीजें पता चलेंगी। देखिए, अगर हम S3PO4 को बनाएं, ठीक है, तो हो गया P 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ से एक एक क्या होगा? हाइड्रोजन, सॉरी फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। हम शायद कल भी होती है थे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। इसको अगर हम बनाए तो हो गया P 1 2 3, ऑक्सीजन 3 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जितना बचा वहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक, यहाँ पे भी P डबल बॉन्ड O 1 2 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, सॉरी S3PO2 2 है, ये हो गया हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो ये तीनों ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस के डायरेक्ट टच में है, तो हाइड्रोजन अपने आप को यहाँ से अलग नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस से अलग नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन निकल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन डायरेक्ट से टच में है, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं निकल पाएंगे, मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे जो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, मतलब जो x होगा, वो यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी। ठीक, अब हम फॉर्मूला वहां पर लिखे हैं, हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो E बराबर इसके लिए होगा तो अणु भार बटे में x। ठीक है, अच्छा अणु भार निकालेंगे भी हम। देखिए, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन डायरेक्ट रख रहे हैं 3, फास्फोरस 40, ऑक्सीजन 64। ठीक, पैंतीस 64 97, यह हो गया 97/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन केवल क्या हो गया है? कम हो गया है, बाकी सब तो वही है। सॉरी, हाँ, एक ऑक्सीजन कम हो गया है, तो इसमें से आप 16 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और सब तो वही है S3PO4, यहाँ पे S3PO3, केवल एक ऑक्सीजन क्या हो गया है? कम हो गया है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 माइनस कर दीजिए इसमें से, -16, यह हो गया 81/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है? सॉरी 81/2, हाँ, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम हो गया है, मतलब इसमें से 32 माइनस कर दीजिए, 65/1। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? तुल्यांकी भार। ये वाला S3PO4 का तुल्यांकी भार है, ये S3PO3 का है, और ये S3PO2 का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा अलग से निकाल देते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, शायद आंसर शायद कुछ गलत है। हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, फास्फोरस का 15 29 31 होता है, इसका 16 होता है। ठीक है, 3 31,
और ये 64, सॉरी एक चीज गलत हो गया था, 97 नहीं 98 आएगा, ये 30 नहीं 31 होता है, ठीक है, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। फास्फोरस का 30 नहीं 30.97 समथिंग कुछ होता है ना, तो अप्रॉक्स में हम लेंगे तो इसको 31 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो इसका कितना आएगा 98, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। तो ये हो गया 98 में। अब हम नेक्स्ट में आगे जा रहे हैं तो एक ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हम 16 माइनस कर दे रहे हैं, ये हो गया 82, ठीक है। और आगे जा रहे हैं तो हम 2 ऑक्सीजन मतलब 32 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 64, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग निकालिए, ठीक है। कैल्शियम का जो होता है वो होता है 40, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब बात करते हैं कि है कितना कितना। एक चीज देखिए, अगर कोई चीज का ट्वाइस है या किसी चीज का थ्राइस है तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी है और ये दो इस हाइड्रोजन के साथ भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पार्ट इसका भी है 2 पार्ट इसका भी है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो निकालेंगे तो 40 32 2, ठीक है, 74। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार आएगा वो आएगा 74 और ये कितने OH निकाल सकता है 2 OH निकाल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जब रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा अणुभार बटे में 2, आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जो आप x रखेंगे वो 3 रखेंगे, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं से करिए, ठीक है, ये करिए अपने से। चलिए तो जो 2 रिएक्शन हम कल दिए थे अब हम उस पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि H2SO4, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये करिए आप लोग स्वयं से। क्वेश्चन था हमारा 2 क्वेश्चन था, एक था H2SO4 प्लस NaOH, ये दे रहा था NaHSO4, ठीक है, प्लस H2O, ठीक। नेक्स्ट क्या था H2SO4 प्लस NaOH टू Na2SO4 प्लस H2O। और दोनों में पूछ रहा था, दोनों में क्या था, दोनों में H2SO4 का तुमसे तुल्यांकी भार पूछा था। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर जो H2SO4 है ये अपने एक H, ये अपना एक H इस एक OH से साझा कर रहा है ना, यहाँ पे अपना एक H इस एक H2O के साथ साझा कर रहा है। अच्छा उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 एक 3 हाइड्रोजन, इधर भी 2 एक 3 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 1 5 4 1 5 1 सोडियम बैलेंस है, ठीक। अब यहाँ पे एक H इसके एक OH से साझा हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो X है वो 1 होगा, ठीक है, जो X है वो 1 होगा। तो H2SO4 के लिए फॉर्मूला होता है, सॉरी तुल्यांकी भार के लिए फॉर्मूला होता है अणुभार बटे में X। H2SO4 का अणुभार कैसे निकलेगा, 2 है तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, ठीक है। इसका 98 आएगा, 98 अपाई इसका जो तुल्यांकी भार आएगा वो आएगा 98। अब देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि H2SO4 NaOH रिएक्ट करके Na2SO4 बनाया है, ठीक है। यह है सोडियम थायोसल्फेट और यह है सोडियम सल्फेट, ठीक। तो ऐसा क्या है कि एक से थायोसल्फेट बन रहा है, एक से केवल सल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पे चेंज होता है कि हम कितना मोल NaOH ले रहे हैं।
ये NaOH पर डिपेंड करता है। अगर हम एक NaOH ले रहे हैं तो ये सोडियम थायोसल्फेट बनाएगा, ठीक है, या अगर हम दो NaOH ले रहे हैं तो ये सोडियम सल्फेट बनाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर दो सोडियम है, यहाँ पर दो कर दें, अब चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अब आगे अगर दो लगता है तो इसका मतलब होता है कि ये दो इस Na के साथ भी है, ये दो इस O के साथ भी है, और ये दो इस H के साथ भी है। तो दो सोडियम एक सल्फर, ठीक है, 4 1 5 ऑक्सीजन, 4 1 5 ऑक्सीजन, 2 1 3 हाइड्रोजन, तो अच्छा एक और हाइड्रोजन, सॉरी 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो गया 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 4 2 6, 4 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है। हालांकि बैलेंस करने के लिए एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम मेटल को चेक करते हैं, फिर नॉन मेटल को चेक करते हैं, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को चेक करते हैं, फिर हाइड्रोजन को चेक करते हैं, ठीक। सबसे पहले मेटल देख लेते हैं। सोडियम 2 है तो यहाँ भी 2 है, ठीक है, सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, फिर ऑक्सीजन देखते हैं 4 और ये 2, 4 2 6 है, तो 4 और ये 2 6 है, फिर हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 दूनी 4 है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब देखते हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये 2H निकल रहा है और इस 2OH से रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2H 2OH से रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ का जो बैलेंसी फैक्टर X है वो 2 है। आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तभी सही होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो X बराबर हो गया तुल्यांकी भार बराबर हो गया अणुभार बटे में X। अणुभार है 98, X है 2, आ जाएगा 49, ठीक है। तो इस रिएक्शन के हिसाब से इसका जो तुल्यांकी भार आया वो 49 आया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक NaOH है तो इसका तुल्यांकी भार 98, यहाँ पर 2 NaOH है तो इसका तुल्यांकी भार 49, ठीक है। तो जब रिएक्शन देकर के आपसे तुल्यांकी भार पूछे तो आप ये देखिएगा कि वो रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस करिएगा, फिर देखिएगा उसमें कितना H कितने वजह से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, अब आप लोग को कल दिए थे कि अगर N/100 H2SO4, ठीक है, विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन था। सुनिए, तो विलियन की सांद्रता जब भी ग्राम प्रति लीटर में दे, अगर आपसे सांद्रता पूछे और वो ग्राम प्रति लीटर में दिया रहे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, विलियन की नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, ठीक है। ये याद रखिए, सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, लगा लीजिएगा। अच्छा, हम कल भी आपसे डिस्कस किए थे कि अगर 2n लिखा है तो यहाँ पर नॉर्मलता का मतलब 2 होता है, n/10 लिखा है तो इसका मतलब नॉर्मलता का मतलब 1/10 होता है, यहाँ पर n/100 है, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मलता जो है वो 1/100 है, तो नॉर्मलता हम रख दे रहे हैं 1/100। अब बोल रहा है तुल्यांकी भार, ठीक है, तो किसका तुल्यांकी भार, H2SO4 का फॉर्मूला होता है अणुभार बटे में X, 1/100 इंटू अणुभार H2SO4 का आप लोग कई बार निकाल चुके हैं, 98 आता है, X 2 होगा क्योंकि 2 H प्लस निकल सकते हैं, ये हो गया 49, ठीक है। तो ये हो गया 100/49, उसको सॉल्व करिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो होगी विलियन की सांद्रता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे कि 100 ml N/10 H2SO4 है, ठीक। तो विलियन में कितने ग्राम H2SO4 उपस्थित है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल हम एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे नॉर्मलता के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, देखिए नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में,
अच्छा ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ना, तो हम इसको थोड़ा नॉर्मलता को n लिख सकते हैं, तो n इंटू और आयतन को हम v लिख सकते हैं, तो हम v लिख दे रहे हैं। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर। अब विलेय के ग्राफ तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो दिया गया द्रव्यमान ही तो हमसे पूछ रहा है, तो इसको अगर हम x मान लें तो तुल्यांकी भार का भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब n इंटू वी इंटू तुल्यांकी भार को e से दिखाते हैं इंटू e। नॉर्मलता दिया है हमको सॉरी n/10 मतलब ये 1/10। ठीक है, आयतन दिया है 100 ml। ठीक है, लेकिन ml में हमको नहीं रखना है, हमको रखना है लीटर में है। ठीक है, तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, इंटू तुल्यांकी भार अभी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, होता है अणु भार बटे में x, और अणु भार किसका होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। ठीक है, तो ये हो गया 98 और बाई x मतलब 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x कर देते हैं 1 2 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये 2 से काटेंगे 49 हो गया, 49 बाई 100 इक्वल टू x। ये आप लोग सॉल्व करिएगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि वो आएगा विलेन में H2SO4 का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, काट दे रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे 0.49। ठीक है, 0.49। ठीक, चलिए, तो बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म अर्थात सांद्रता पद हमने डिस्कस किए। अब हमारा जो नेक्स्ट सांद्रता पद है वो है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, हम यहाँ पे थ्योरी लिखे हैं, देखिए किसी विलियन के 10⁶ मतलब 10 लाख भाग में विलेय के भागों की संख्या विलियन की ppm में सांद्रता होती है। ठीक है, या कहलाती है, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए विलियन है, ठीक है, और वो विलियन है 10 लाख, उसमें जो पार्टिकल है वो है 10 लाख। तो उस 10 लाख पार्टिकल में कितना हम विलेय डाल रहे हैं, है ना, तो उस विलेय की मात्रा उस 10 लाख पार्ट में उस थोड़े से विलेय की मात्रा को हम ppm कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम वाटर लिए हैं। ठीक है, ये वाटर है 10⁶, ये वाटर है 10⁶, और इसमें मान लीजिए हम कुछ भी जो हमारा विलेय है, मान लीजिए NaCl है, इसको हम डाल रहे हैं। तो इस 10 लाख में हम कितना NaCl डाले हैं, बात समझ में आ रहा है? इस 10 लाख में हम कितना NaCl डाले हैं। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, ppm में सांद्रता। ठीक है, तो फॉर्मूला भी है विलेयन का द्रव्यमान। ठीक है, ये जब डाल देंगे तो विलेयन बनेगा, ऊपर विलेय का द्रव्यमान इंटू 10⁶। इस 10 लाख में हम कितना विलेय डाले हैं वही हमारी क्या कहलाती है, ppm में सांद्रता। ठीक, आई होप आप लोग को थ्योरी समझ में आया हो। सही है, तो क्वेश्चन है कि 1000 ग्राम विलेयन में 100 किलोग्राम CaCO3 घुला हुआ है। ठीक है, 1000 ग्राम विलेयन में 100 किलोग्राम CaCO3 घुला हुआ है, तो विलेयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से सुनिए, विलेयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। विलेय वो होता है जो कम मात्रा में हो, और विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में हो। अभी तक आप लोगों ने यही सुना होगा। ठीक है, लेकिन इसका ना एक चीज और होता है, जैसे हम किसी चीज को घोल रहे हैं, जैसे नमक को अगर हम पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हमको फिजिकल स्टेट मिलता है, जैसे नमक को पानी में घोलेंगे तो सॉलिड तो बन नहीं जाएगा, वो रहेगा लिक्विड ही। तो किसी चीज को घोलने के बाद, है ना, जो उसका फिजिकल स्टेट होता है वही विलायक होता है। आप समझ में आ रहा है? जैसे आप एक चीनी को अगर पानी में घोलिएगा तो क्या होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड बन जाएगा, वो तो लिक्विड रहेगा। तो चीनी तो विलायक क्या है, जल है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है किसी चीज को घोलने के बाद, है ना, जो भी फिजिकल स्टेट आए, अगर वाटर वाला फिजिकल स्टेट आता है तो वो विलायक, वाटर विलायक होगा। अगर सॉलिड वाला फिजिकल स्टेट आता है तो वो विलायक होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ना 1000 ग्राम विलयन है, ठीक है, और 100 किलोग्राम क्या है, CaCO3 घुला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम पहले ही क्लियर कर दिए, ठीक है, कि जिसका भी फिजिकल स्टेट होता है वही क्या होता है, विलायक होता है। ठीक, हम 2 एग्जांपल से क्लियर किए, आप लोग उसको समझिएगा। चलिए हम इस पे आते हैं, हालांकि इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए, हमसे पूछ रहा है 1000 ग्राम विलयन है, उसमें 100 किलोग्राम CaCO3 घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता याद करनी है, वो भी ppm में। तो ppm बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। विलय क्या है, CaCO3 है, लेकिन ये एक ध्यान दीजिएगा, ये केजी में है और ये ग्राम में है। तो किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कई बात होता है। जैसे देखिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक। तो जब हम ग्राम को तो अगर मान लीजिए अगर हम 2 किलोग्राम बोले तो 2000, मतलब अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। लेकिन अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो विलय कितना है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। आपको इसको ग्राम में ही रहने दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ठीक है, तो विलय का जो द्रव्यमान है वो कितना है, विलय का जो द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम। विलयन का जो द्रव्यमान है वो दिया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10⁶। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 0 से 2 0, और यहाँ पर जो 1 है वहां से 1 0 खत्म हो जाएगा और आएगा 10⁵। तो जो ppm में जो सांद्रता आएगी वो आएगी 10⁵, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है ppb, इसको मैं भी बता दे रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें वही है, केवल एक छोटा सा अंतर होता है। ppb वो था पार्ट्स पर मिलियन और यह है पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन। जो था विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁹, ठीक है। ये हमारा सारा कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस हुआ, ठीक है। बाकी अभी इसके पीछे जो ppm में क्वेश्चन था, है ना, उस पे उसको आप लोग देखिएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हम उसको प्रयास करेंगे बताने का, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, है ना, वो राउल्ट्स के नियम पर होगा, है ना, हमारा बात। बाकी तब तक के लिए इतना, धन्यवाद।